अस्सलाम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद वलीद बिन साद। अच्छा, ये टेस्ट जो है मैंने अपने पेज पे शेयर किया था। इट वाज ओपन फॉर एवरीवन कि जो भी इसको अटेम्प्ट करना चाहे वो कर सकता है। तो मैंने पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स भी यहाँ जो दिए हुए थे, मैंने कहा था बेशक वो सुन लें और थोड़ा सा रीड कर लें। और फिर एक टाइम दे दिया था कि उसमें आपने मुझे पीडीएफ स्कैनर से लेकर आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है। तो आई हैव रिसीव्ड अबाउट 200 असाइनमेंट्स। तो एक क्वेश्चन जो है मैं उसमें से अटेम्प्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर मैं लिखता तो मैं कैसे इसको अटेम्प्ट करता। तो देखें, जो जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो पहले 10 मिनट जो आपका कोई भी पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स का जो होता है ना, उसमें आपने ऑब्जेक्टिव्स हल कर लिए अपने 5-10 मिनट में। और 5-10 मिनट में अपनी 4 क्वेश्चंस की आउटलाइन आपने बना लेनी है एक रफ बैक साइड पे। आंसर बुकलेट 25 पेजेस की गालिबन होती है। उस लास्ट पेज को आप उस पर आउटलाइन बना लेंगे। तो ये मैंने इसलिए इंस्ट्रक्शन दी थी ताकि एक ऐसे में भी आपने एक नीट आउटलाइन देनी है। पेपर चेकर उससे डिसाइड करता है कि आपको फेल करना है या पास करना है। अगर आपकी कनेक्टेड होगी, टू द पॉइंट होगी, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि एक आप आउटलाइन बना ले। एक इंट्रोडक्शन इस आउटलाइन के बेसिस पे मुझे लिख दें। इंक्लूसिव होना चाहिए आपका आउटलाइन का जो जो आप आउटलाइन को एक्सप्लेन करते हैं ना इंट्रोडक्शन में, वो इंक्लूसिव एक होना चाहिए। चाहे वो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, चाहे वो आप ऐसे लिख रहे हैं, इंक्लूसिव बनाएंगे। वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, आपकी आउटलाइन पढ़ेगा, आपको पास कर देगा ऐसे के अंदर। और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा इन योर पेपर्स, ठीक है। और आपकी जो हेडिंग्स होनी चाहिए, हम ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं बनाते होते, लेकिन आंसर्स के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसमें हम इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालेंगे और डिफरेंट 5-10 हेडिंग्स डाल के नीचे पैराग्राफ्स लिखेंगे। तो जो हेडिंग है आपकी वो नीटली आप लिखें, बोल्ड मार्कर से उसको करें। और जिस तरह न्यूज़पेपर में हम देखते हैं ऊपर एडिटोरियल की हेडिंग होती है, नीचे उसका एडिटोरियल होता है। लेकिन एडिटोरियल वाला जो होता है वो डिफरेंट एक चीज़ है। वो जो है मार्क्स उसने नहीं लेने होते। आप लोगों ने मार्क्स लेने हैं, पेपर चेकर के पास टाइम नहीं होगा। वो हार्डली भी 10 एक मिनट आपके पेपर को देगा। तो उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका इंट्रोडक्शन इंक्लूसिव हो, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े आपका। और आपका सिर्फ हेडिंग्स पढ़ता जाए, उसको समझ आ जाए कि आपने ठीक बात लिखी है। तो आपने इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आप लेंगे तो उसको आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। अब लेट अस सी कि इसमें क्या करना था। अच्छा, इम्प्रूवमेंट जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाती है। अब जो मैंने ये किया है इसको भी हजार हजार जगह हजार तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन देखें, 30 मिनट्स के अंदर आपको खुद ये पता होना चाहिए कि मैं कौन से पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखने हैं। और उसमें से मैंने 20 नंबर अपने मैक्सिमम स्कोर करना है 20 मार्क्स में से। तो पहली बात मैंने इसमें ये की कि ब्रिटिशर्स ने ब्रॉट अबाउट रिफॉर्म्स, उन्होंने डिफरेंट रिफॉर्म्स लेकर आए डिफरेंट टाइम्स टू मेक लोकल्स फील इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम। के वो इंटीग्रेट करना चाहते थे, फील करवाना चाहते थे लोकल्स को कि ये बगावत दोबारा ना हो। क्योंकि वो एक बगावत देख चुके थे, तो वो चाह रहे थे कि अब बगावत दोबारा ना हो। तो हम इनको फील करवाएं कि हम तुम हमारा ही पार्ट हो। वन सच अटेम्प्ट, इनमें से एक अटेम्प्ट जो है ये है क्वेश्चन जिस पे आया हुआ है, मिंटो वाले रिफॉर्म्स थी। मिंटो वाले रिफॉर्म्स वाज अ टूल ऑफ चेंज। अब उसने जो टूल ऑफ चेंज बात की हुई है, मैंने उसी पे अपने आप को रखा है। टूल ऑफ चेंज ये कैसे था कि as it provided Muslims a foothold in Indian politics, since Muslims, who only had 25% population, were granted separate electorates। अब मैंने उसको सीधी बात ही कर दी है कि भाई इसकी वजह से मेजर, इसको जो कहा जाता है ना टूल ऑफ चेंज, वो इस वजह से था कि एक छोटी सी कम्युनिटी, 25% आबादी को, खास आबादी नहीं होती, 25% आबादी को सेपरेट इलेक्टोरेट का जो राइट दे दिया ना, इसने पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है। The leaders of Indian National Congress were aggrieved by the creation and progress of Indian ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मैंने उसको पहले बताया कि जी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए। फिर उस ये प्रोग्रेस किसकी थी? ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की प्रोग्रेस थी। और ये कांग्रेस इसको पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हम ही सिर्फ एक ही एंटिटी रहे जो कि यूनाइटेड फ्रंट करके ब्रिटिशर्स को पीछे करें। ठीक है। इसमें हिंदू मुसलमान का मैंने कहा था नहीं लिखना, लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। क्योंकि हिंदू मुसलमान की जंग नहीं थी, ये इलीट्स की जंग थी। और इलीट्स पॉलिटिक्स करके लड़ रहे थे, वो कोई वेपन से नहीं लड़ रहे थे। ये तो बाद में जाके एजिटेशन शुरू हुई है। और वो भी मैंने पिछले अपने लेक्चर्स जो यूट्यूब पे दिए हुए, जो आप लोगों में से देखना चाहे वो देख सकता है कि एजिटेशन क्यों इसमें आ गई। पूरी स्टोरी मैंने सुनाई है। अच्छा, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर एबल टू गेन सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस through their demands, Houthi demands that were placed before the British by
मुस्लिम डेलीगेशन इन शिमला। तो उसने मुझे कहा ना कि इससे आपने कनेक्ट करना है, तो मैंने उसको इधर से भी कनेक्ट करके दिखा दिया है कि भाई ये वही वाली डिमांड थी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने की शिमला में जाके लॉर्ड मिंटो से। ठीक है, अब मैं इधर इंट्रोडक्शन में ये लिख दूंगा। फिर मैं नीचे ये वाली मैंने इंट्रोडक्शन अपना ब्रीफ सा बता दिया कि इसमें मैंने मेन बातें क्या लिखनी है। ठीक है, अब इसको मैं तकरीबन हाफ एक पेज का बना के इंट्रोडक्शन, आगे मैं फिर अपना सवाल शुरू करूंगा। पहले मैं उसको बताऊंगा कि मुस्लिम डिमांड्स क्या थी शिमला डेपुटेशन की एंड मेट्रोपॉलिटन रिफॉर्म्स। इन डिमांड्स को मैं कनेक्ट करता जाऊंगा कि ये 6 डिमांड्स थी जनाब, और इसमें से कुछ तो डिमांड्स कबूल कर ली मेट्रोपॉलिटन रिफॉर्म्स में, और कुछ में कुछ नहीं हुई। ठीक हो गया। अब जिसने ये नहीं पता जिसको डिमांड्स, वो या तो बुक रीड कर ले या मैंने लेक्चर में अपनी स्लाइड्स में शो की हुई है ये कौन सी डिमांड्स थी। ठीक हो गया, इस पे हम ज्यादा पार्ट नहीं होगा ये। ऐसे ये सिर्फ हमने बताना है कि ये डिमांड थी और ये विंटर और रिफॉर्म से थोड़ा बहुत उसमें लाइंस लिख के कि जी ये ऐसे कनेक्ट हो रही है। अगला जो है ना, वो है हाउ मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स बिकेम अ टूल ऑफ चेंज, क्योंकि टूल ऑफ चेंज का वो पूछ रहे हैं ना इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या असरात थे। मैंने कहा जी एक्सेप्टेंस ऑफ मुस्लिम्स लीग जो डिमांड है ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये इन्हीं में से एक डिमांड जो मेन थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी। enhance their political strength both as electables and as voters, के जब आपकी 30 सीटें हो गई पार्लियामेंट के अंदर या उस वक्त की लेजिस्लेशन के अंदर, तो आपने होना ही होना था। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बैठेगी वहां पे उसने ये जरूर इंश्योर करना है कि वो मुस्लिम लीग और मुसलमानों को साथ लेके चले। उनको आप सेपरेट करके किसी भी तरह का जॉइंट फ्रंट नहीं बना सकते अगेंस्ट ब्रिटिश। तो इसने मुसलमानों को जो है एज वोटर और एज इलेक्टेबल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। ये मैंने 3 पॉइंट्स बताए हुए अपनी स्लाइड्स में, वो एक दफा सुन लीजिएगा। मैंने लेक्चर जो यूट्यूब पे दिया हुआ है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रांटिंग मुस्लिम सीट्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली इन एक्सेस टू देयर पॉपुलेशन। अब एक्सेस टू पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, मेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अ रेलेवेंट प्लेयर। कि जी एक तो आपकी सीटें पहली बात है सेपरेट है कि इसमें मुसलमान ही खड़ा हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि ज्यादा भी है। फिर 25% आबादी है आपकी और 33% के हिसाब से आपको सीटें दे दी उन्होंने। तो ने आपकी जो 25% मिलती तो कम सीटें होती, 33% ने आपकी और वैल्यू बढ़ा दी इंडियन पॉलिटिक्स में। तो ये मैंने बात कर ली है। इससे क्या हुआ, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड मैन्यूवरिंग स्पेस टू मुस्लिम्स। मुस्लिम लीडर को मैन्यूवरिंग स्पेस प्रोवाइड की टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। कि आप पॉलिटिकल फोर्स आप बन चुके थे, आपको जो है ना वो नहीं कर सकते थे, वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। एज सेपरेट इलेक्टोरेट्स इनहेंस देयर प्रेजेंट इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, उन्होंने आपकी इनहेंस कर दी ना। ये जो ऊपर वाली बातें की है मैं सारी कनेक्ट करता जा रहा हूँ कि मनोवरिंग स्पेस आपको दे दी कि कोई लेजिस्लेशन होगी कोई डिबेट होगी उसमें आपकी से आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो। चौथी बात की जी इसने क्या रियलाइज कराया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, दैट ब्रिटिश आर ट्राइंग टू डिवाइड एंड रूल द इंडियंस, के इंडियंस को आपस में लड़वाया जा रहा है। इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वन ऑफ द मेजर रीजंस जो कि पार्टीशन मैंने आपको बताया था ये भी, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बकायदा तौर पे शामिल नहीं हुई थी। वो तो लोकल लेवल का एक कह रहे थे इवेंट है, बंगाल वाले खुद ही इसको हैंडल करें। तो बाद में जब ये डिमांड्स पूरी हुई हैं, ये शिमला वाले मिले हैं, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है, फिर 3 ही सालों बाद जो उनकी डिमांड्स रखी गई थी वो कबूल कर ली हैं ब्रिटिशर्स ने, तो इनको रियलाइज हुआ कि यार हमारी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस जो है, हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, हमें तो ब्रिटिशर्स ने इग्नोर कर दिया है, और अभी ये बनी है और इसको इन्होंने इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा जी डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया उन्होंने बकायदा तौर पे। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, विद द सक्सेस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, अब प्रोटेस्ट आ चुकी थी, इससे पहले इतना प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, बकायदा तौर पे प्रोटेस्ट किया गया, उसकी वजह से अनल करा लिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में। इसने एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना दी कि भाई पॉलिटिक्स ऑफ एग्रेशन करोगे तो बात मानी जाएगी, वरना आपकी अंग्रेज नहीं सुनेंगे। इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी अपना चार्टर चेंज किया और लखनऊ पैक्ट हुआ, और आगे की जितनी डेवलपमेंट उसमें अग्रेशन जितना आता है वो यहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है ना। इवन के जो आपकी वो है अपनी खिलाफत मूवमेंट, वो भी आप लोगों को कैसे रियलाइज हुआ कि प्रोटेस्ट से बात मानी जाती है, इसी जगह से पता लगा था कि प्रोटेस्ट करोगे तो बात मान ली जाएगी। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ने लोकल कम्युनिटीज जो बाकी माइनॉरिटीज थे, सिख थे आपके, जो जो लोअर कास्ट थी हिंदूज की, या जो बाकी पारसीज थे, उनको भी अपने अपने राइट्स के लिए खड़े होने के लिए उन एलिट्स को भी इंश्योर करा दिया कि भाई अब आप भी खड़े होंगे तो मिलेंगे, वरना आपको राइट्स नहीं मिलने वाले।
तो पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है इस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ने ट्रांसफॉर्म किया है इंडिया के अंदर। अब ये मैंने लिख दिया एंड पे, मैं कंक्लूजन बना दूंगा। तो ये मेरी आउटलाइन हो गई। इस तरह की आप लोग आउटलाइंस जो है ना घर पे प्रैक्टिस करें, एक टॉपिक को पढ़ें, उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके ऊपर ऐसे एक कोशिश करें कि कनेक्टेड आउटलाइन आपकी बने। अब ये चीज मेरी सिर्फ ना सिर्फ ये प्रिपेयर हो गया है, बल्कि मेरी एसे के अंदर भी प्रैक्टिस हो गई है कि एसे के अंदर भी जब मैं कुछ लिखूंगा तो आई हैव टू कनेक्टेड, ताकि जो पेपर चेकर हो उसको ये ना लगे कि मैंने ऐसी बस जो है ना किसी चीज को कनेक्ट किए बगैर लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ आ गई होंगी। काइंडली डू गिव मी योर फीडबैक। और पढ़ते रहें। कंसिस्टेंसी आपको एक एग्जाम पास कराती है। कंसिस्टेंटली रीड करें, अपने नोट्स बनाएं। और आप लोगों ने बिल्कुल भी इस बात पे नहीं रहना कि मैं एंड टाइम पे लिखूंगा। अभी से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें। विदाउट दिस ये जो आपका पेपर्स हैं ये नहीं पास हो सकते। 12 पेपरों में बैठ के लिखना मुश्किल हो जाता है। कोई भी सीएसएस का बच्चा मटेरियल पे फेल नहीं होता, अटेम्प्ट करने की स्किल्स पे फेल होते हैं बच्चे, और जो मार्क्स कम आते हैं आपके। तो अटेम्प्ट करना सीख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।